नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरु भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। जो आपकी कल क्लास अधूरी रह गई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, तो मैं उसको पूरी करने जा रहा हूं। आपका टॉपिक था भारत का राजनीतिक भूगोल, कि भारत का राजनीतिक भूगोल क्या था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। ये आपकी क्लास यूपी त्रिपेसी पैट SSC GD UPP PCS IS इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारी क्लास में नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो कल क्लास थी उसको देख लेना, वो इसकी पिछली क्लास थी। दोनों क्लास मिक्स नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल इशू आ गए थे। तो शुरू करते हैं। काला सागर भूमध्य सागर को तुर्की क्रमशः उत्तरी दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो सार्गेसो सागर आपका कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं। सार्गेसो सागर में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जो सार्गेसो सागर है में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सार्गेसो सागर पड़ा। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। जो अरल सागर है मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। जो अरल सागर है के किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की जो देशों की सीमा है भूमध्य सागर से मिलती है। किसकी? अल्जीरिया की मिलती है, मोरक्को की मिलती है, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और अफ्रीका देशों की सीमा किससे मिलती है? भूमध्य सागर से मिलती है। आगे देखते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण या आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं वाष्पीकृतता वर्षा का प्रभाव अधिक डालते हैं। जो महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में कौन प्रभाव डालता है? पृथ्वी का परिभ्रमण। तापमान में भिन्नता डालता है, लवणता में भिन्नता डालता है, घनत्व में भिन्नता डालता है, वायुदाब में भिन्नता डालता है, हवाएं में भिन्नता डालता है, वाष्पीकृतता वर्षा का प्रभाव अधिक है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पिछले की क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। जो उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण जो गति है महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती हैं। किसके? महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती हैं। कौन से? महासागरीय धाराएं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यूरोप का कंबल किसे कहते हैं? तो यूरोप का कंबल उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में शीतल जल धारा बेंगुला धारा प्रवाहित होती है। कौन से? बेंगुला धारा कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। जो बेंगुला धारा है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा। जो आपकी ब्राज़ील जलधारा है ब्राज़ील तट के पूर्वी तट पर उत्तरी दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जलधारा। कौन सी? जो कनारी धारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में संबंधित ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। जो अगुलहास है वो दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं। मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म सतही धारा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल को से होकर बहती है। मोजाम्बिक जो धारा भी है वो कैसी है? गर्म सतही धारा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से। कौन सी? पेरुवियन धारा का संबंध किससे है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हम्बोल्ट धारा किसे कहते हैं? पेरुवियन जो धारा है उसे ही हम्बोल्ट धारा कहते हैं। यह ठंडी जलधारा होती है। कौन सी होती? हम्बोल्ट जो जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एटिलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम नाम से आपकी कौन सी धारा जानी जाती है? फ्लोरिडा की धारा। आगे देखते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं।
क्या है, सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। कौन कौन से? सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में कौन कौन से? वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। महासागरों की औसतन लवणता कितनी है? 35%। आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है, तो 35% है। देखते हैं, कुछ लवण दिए गए हैं, उनकी लवणता दी गई है, प्रतिशत दिए गए हैं। लवण है, पहला लवण है सोडियम क्लोराइड। इसकी लवणता कितनी है? 27.213% और प्रतिशतता है 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी लवणता कितनी है? 3.807% और प्रतिशत कितनी है? 10.9%। आगे दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की जो आपकी लवणता है 1.658% है और प्रतिशत कितनी है? 4.7%। कैल्शियम सल्फेट के आपकी लवणता है 1.260 और प्रतिशत कितनी है? 3.6। पोटेशियम सल्फेट की आपकी लवणता कितनी है? 0.86% और इसकी प्रतिशत कितनी है? 2.5%। आगे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लवणता कितनी है? 0.123% और कितनी है? प्रतिशत कितनी है? 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जो लवणता कितनी है? 0.076% और इसकी प्रतिशत कितनी है? 0.2%। आगे देखते हैं, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सोडियम क्लोराइड कितनी अधिकता पाई जाती है? 77%, 77.8%। आगे देखते हैं, उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। जो उच्चतम लवणता है आपके 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा कितनी होती है? 36% होती है। तुर्की की वान झील की लवणता 330% है। कितनी है? 330% है। अमृत सागर में लवणता 238% है। लाल सागर की लवणता 36 से 41% है। सबसे ज़्यादा किसकी है? तुर्की वान की झील की लवणता कितनी है? 330% है। अमृत सागर की डेथ सी की कितनी है? 238%। रेड सी की कितनी है? 36 से 41%। आगे देखते हैं, यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। क्या होता है? जब सागरीय लवणता में वृद्धि होती है तो उसका घनत्व भी, जल का घनत्व भी बढ़ता है। ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। इसकी लवणता 220% है। किसी ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी लवणता कितनी है? 220%। आगे देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल तथा केंद्रोन्मुखी बल, जैसे सेंट्रीपिटल अथवा अपकेंद्रीय बल, केंद्रोपसारित बल, सेंट्रीफ्यूजल बल के फलस्वरूप होती है। जो आपके पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं वो किसके कारण आते हैं? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण आते हैं। कैसे आते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, कौन कौन से बल? एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, जिसके कारण आपके ज्वार भाटा आते हैं। आगे देखते हैं, विश्व के 10 महत्वपूर्ण गहरे ग्रत के बारे में देखते हैं। कौन से 10 महत्वपूर्ण ग्रत हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला ग्रत आपका है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंच और सागर को कहते हैं ओशियन। मेरियाना ग्रत आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। टोंगा ग्रत आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस आपका ग्रत कहाँ है? फिलीपींस ग्रत कहाँ है आपका? फिलीपींस प्रशांत सागर में। कुरिल कमचटका आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। कार्माडेक आपका कहाँ है? प्रशांत सागर में है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। मेरियाना ग्रत आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। टोंगा आपका ग्रत कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिलीपींस ग्रत आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कुरिल कमचटका आपका ग्रत कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कर्माडेक आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इजू बोनिल आपका कहाँ है ग्रत? प्रशांत महासागर में। और जापान ग्रत आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्यूटोरिको आपका कहाँ है? अंटार्कटिका में। आगे देखते हैं, दक्षिण सैंडविच अटलांटिक महासागर में ग्रत है। आटाकामा ग्रत कहाँ है? प्रशांत महासागर में है।
आगे देखते हैं, पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी पर कितने में 24 घंटों में 2 बार ज्वार का और 2 बार भाटा का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास लिए है, मिस मत करना क्लास को। पूर्णिमा में अमावस्या के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है। किसके? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या आता है? बृहद ज्वार भाटा आता है। जबकि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को लघु उत्तर ज्वार भाटा आता है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जी, रिपीट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। पृथ्वी पर 24 घंटों में 2 बार क्या आता है? ज्वार और भाटा आता है। पूर्णिमा में अमावस्या के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है। किसमें? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। जबकि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। आगे देखते हैं, चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17% गुना अधिक होता है। मेरियाना या चैलेंजर ग्रत प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। कौन से आकार में? चाप आकार में फैला। कौन से? मेरियाना और चैलेंजर ग्रत। चैलेंजर ग्रत की अनुमानित गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। किसकी? मेरियाना चैलेंजर ग्रत की अनुमानित गहराई। चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। कौन सा? चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कोरल जो रीफ है आपकी कहाँ? जीवाश्म पट्टी है, सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी कोरल रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में है। कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ आपके कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है वह व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग व्यापार है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार है। कौन? आपको बताना है कि तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार किस प्रकार है? और देखते हैं, मंडल और ऊंचाई। पहला है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, धरातल से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर है। सप्ताह मंडल ये लगभग 15 से 50 किलोमीटर के ऊपर है। मध्य मंडल जो लगभग 50 से 80 मीटर के ऊपर होता है। आयन मंडल जो आपके 80 से 640 किलोमीटर तक। बहिर्मंडल जो आपके लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। यह आपके मंडल के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं मौसम की प्राय सभी घटनाएं के बारे में कि कौन कौन, जैसे जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी धूप, विद्युत प्रकाश आज सम्मिलित हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं? ये सब ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं, जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश, ये सभी किसमें शामिल हैं? ट्रोपोस्फीयर में। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होने की घटना भी क्षोभ मंडल में विघटित होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में विकसित होती है। कितने? प्रति 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाने पर 6.50। आगे देखते हैं, सप्ताह मंडल बहुत ही शुष्क है। कैसा है? बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं बराबर होती हैं। जो सप्ताह मंडल होता है। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए सप्ताह मंडल में उड़ान भरते हैं। जो आपके जेट होते हैं, विमान होते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं? सप्ताह मंडल में उड़ते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। ओजोन परत से सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा मिलती है। जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, जो सूर्य से विनाशकारी कुछ रेज निकलती हैं, रेडिएशन से निकलती हैं, उनसे पृथ्वी को बचने की सुरक्षा के लिए ओजोन परत है। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में
15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत जो आपके समतान मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु को युक्त अणु है। ओजोन जो है आपके ऑक्सीजन के 3 अणुओं का युक्त है। ओजोन का रंग नीला होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ओजोन का रंग कैसा होता है, तो ओजोन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल आयनोस्फीयर से होता है। जिसके होता है आयनोस्फीयर से होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन वो घूम के आ जाते हैं वहाँ से। आगे देखते हैं। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय पोल प्रकाश ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। जो आपके आयन मंडल में कुछ घटित होने वाली घटनाएं हैं कौन कौन सी हैं? कॉस्मिक रेज हैं, ऑरोरा बोरियलिस है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस है। आगे देखते हैं। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप कहा जाता है। जो सौरिक ऊर्जा होती है उसी को ही क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है उसे लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं होता है। जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंगी धरातलीय पृथ्वी विकिरण कहते हैं। आगे देखते हैं। वायुमंडल को गर्म करने में दीर्घ तरंग विकिरण की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वायुमंडल जो गर्म होता है उसमें किसका योगदान ज़्यादा होता है, तो दीर्घ तरंग विकिरण की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। जो आपका अटलांटिक महासागर है प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। किसमें? अटलांटिक महासागर में। टोर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कुछ साइक्लोन्स हैं। टोर्नेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय आपका चक्रवात है। आगे देखते हैं। टोर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण उपोष्णकटिबंधीय आते रहते हैं। टोर्नेडो क्या है? यद्यपि समस्त उष्ण उपोष्णकटिबंधों में आते रहते हैं। कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टोर्नेडो प्रबल क्षेत्र हैं। कौन से? कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र क्या हैं? प्रमुख टोर्नेडो प्रबल क्षेत्र हैं। टोर्नेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग टोर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो टोर्नेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग हैं वो टोर्नेडो एली से नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। फुजीटा स्केल का प्रयोग टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। काहे का उपयोग? फुजीटा स्केल का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है? टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल। वर्षा स्तरीय निम्बोस्टेटस बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। जो वर्षा स्तरीय होते हैं जिसे क्या कहते हैं? निम्बोस्टेटस बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। काले रंग के वर्षा स्तरीय घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। जो आपके काले रंग के होते हैं वर्षा स्तरीय घने बादल वो किसी भी आकार के हो सकते हैं। पच्छाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल पाए जाते हैं। जो पच्छाव स्तरीय बादल होते हैं आपके सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यूपी सीपीएस एसएससी जीडी में भी। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। जो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा होती है वो आपकी वायुदाब पर डिपेंड करती है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी डिपेंड करती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल कौन सा? डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हवाओं की दिशा में विक्षेप कैसे होता है, तो विक्षेपक बल द्वारा, डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं में विक्षेप होता है। आगे देखते हैं। विक्षेपक बल की खोज जीपी कोरियोलिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जीजी कोरियोलिस थे, उनके द्वारा विक्षेपक बल की खोज की गई थी। इसका नामकरण कोरियोलिस बल रखा गया है। विक्षेपक बल की खोज किसने की थी? जीजी कोरियोलिस द्वारा की गई, इसलिए इसे कोरियोलिस बल रख दिया गया नाम इसका। फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जो आपका फेरेल का नियम है उसमें बताया गया है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। तूफानी चालीसा रोअरिंग फोर्टीज पछुआ हवाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? तूफानी चालीसा कैसी हवाएं होती हैं? पछुआ हवाएं होती हैं, जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः
दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं। जो आपकी 40 डिग्री और 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन सी? तूफानी चालीसा। आगे देखते हैं, प्रचंडता के कारण ही इन्हें गजरती चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। प्रचंडता के कारण से क्या कहा जाता है? गजरती चालीसा या लंबी चालीसा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। जो वेलिंगटन आपका है वो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है, वो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। आगे देखते हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? 30 डिग्री और 40 डिग्री के मध्य स्थित है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। किसके? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के अंतर्गत क्या आता है? क्या आपका? भूमध्य सागर। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। जो आपकी मानसूनी पवनें हैं वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉन अल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती गर्म एवं शुष्क हवा है। कौन सी? जो फॉन है वो आपकी अल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती गर्म एवं शुष्क हवा है। कौन सी? फॉन हवा। फोन का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड पर पड़ता है फोन हवा का सबसे ज़्यादा प्रभाव। इसके प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है। जो फोन है वो स्विट्जरलैंड में प्रवाहित करता, सर्वाधिक प्रवाहित करता है। आगे देखते हैं, सिमूम। सिमूम क्या है? सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। सिमूम है वो अरब सागर में चलने वाली कैसी हवा? एक शुष्क हवा है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। एक सांता आना नाम से दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली क्या है? स्थानीय हवा है। शिराको सहारा मरुस्थल से उत्तरी पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली, स्पेन, यूरोपीय क्षेत्रों में दक्षिण प्रविष्ट होती है। कौन सी? सिराको सहारा मरुस्थल कहाँ से? उत्तरी पूर्वी दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली, स्पेन और यूरोपीय क्षेत्रों में देशों में प्रविष्ट होती है। कौन सी? सिराको सहारा मरुस्थल से हवा है। आगे देखते हैं, बिलिजार्ड हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। कौन सी? बिलिजार्ड आपकी जो होती हैं, बिलिजार्ड हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं, पोलर हवाएं होती हैं। बिलिजार्ड प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते हैं, गर्म स्थानीय पवनों के बारे में। कौन कौन से हैं गर्म स्थानीय पवनें? चिनूक। चिनूक गर्म स्थानीय पवनों को। चिनूक कहाँ है आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, यूरोप में है। चिनूक कहाँ है आपकी? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। फोन आपके कहाँ है? यूरोप में। सांता आना कहाँ है आपका? सांता आना हवा कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लूंग उत्तर भारत में, पाकिस्तान में चलती है। आपके भारत में कौन सी चलती है? लूंग। ब्लैक रोलर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते हैं, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर जो हवाएं होती हैं शुष्क हवाएं होती हैं। न्यूजीलैंड इसी प्रकार की पवन भारत में, बांग्लादेश में भी चलती है। यहाँ इसे केवल बैसाखी कहते हैं। नॉर्वेस्टर में कौन सी? नॉर्वेस्टर जो हवा है उसे क्या कहते हैं? वैशाखी भी कहते हैं। यामो जापान में पड़ती है। खमशीन ये रूस मिस्र में और ब्रिकफिल्टर ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। आगे देखते हैं, शामल ये इराक में चलते हैं और गिबली ये लीबिया, ये शुष्क सभी हवाएं थी। गिबली ये लीबिया में पड़ती है। ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से हैं ठंडी स्थानीय पवनें। पूर्गा ये टुंडा प्रदेश की स्थानीय पवनें हैं। वाइज ये फ्रांस में स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवनें हैं। लेवेंटर ये स्पेन की क्या है? ठंडी स्थानीय पवनें हैं। आगे देखते हैं, पेम्पेरो दक्षिणी अमेरिका का पंपाज क्षेत्र है। यहाँ पे ठंडी स्थानीय पवनें हैं। बुरान ठंडी स्थानीय पर्वत कहाँ है? साइबेरिया के अत्यंत सर्द हवा है। मिस्टल ये स्पेन और फ्रांस की क्या है? ठंडी हवाएं हैं। बोरा ये एड्रियाटिक सागर की हवाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके PCS, UPSC इत्यादि में बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी ARO में भी काफ़ी भी पूछे जाती हैं सभी हवाएं। शुष्क और ठंडी हवाएं। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा? अक्षांश होता है। जलवायु को निर्धारित कौन करता है? मुख्य भाग होता है इसका अक्षांश। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। तो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर क्या है? शुष्क प्रदेश का विस्तार है।
जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से क्या है, अधिक है। विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित है। क्या है, विषुवतीय रेखीय जो जलवायु प्रदेश हैं वह आपके 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। आगे देखते हैं, विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। जो आपकी विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश हैं उनकी 2 प्रमुख विशेषताएं कौन से? वर्षभर समान उच्च तापमान एवं वर्षभर समान उच्च वर्षा। क्या है विशेषताएं? वर्षभर समान उच्च तापमान एवं वर्षभर समान उच्च वर्षा। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्यताप। क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्यताप। आगे देखते हैं, भूमध्य सागरीय जल की कुछ विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो भूमध्य सागरीय आपकी जलवायु है कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम भाग और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की जो अधिकांश वर्षा है वह किस में प्राप्त होती है? शीतकाल में प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म कहते हैं। किसमें? जो बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों में अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म कहते हैं। आगे देखते हैं, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मौसम बदलने के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना। मौसम बदलने के कारण पृथ्वी का सूर्य जो है, मौसम कैसे बदलते हैं इसके बारे में बताएंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अक्ष पर झुका होना इसका मौसम बदलने के कारण है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। तो तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या है? तूफान का सूचक है। नॉर्वे देश में अधिक अम्लीय वर्षा होती है। नॉर्वे देश में क्या होता है? अधिक अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं टाइफून के बारे में। टाइफून नामक चक्रवात चीन सागर से अधिक प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात चीन सागर से अधिक प्रभावित होता है। जो टाइफून एक चक्रवात है, साइक्लोन्स है, वो चीन सागर से अधिक प्रभावित होता है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जो आपका बिलीबिली है वो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय क्या है? एक चक्रवात है। आगे देखते हैं, संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय है। जो आर्द्रतम सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है? मासिनराम मेघालय में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? वर्खोयांस्क। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्खोयांस्क। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियाँ ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते। कौन सी जाति? गद्दी हुई, बकरवाल हुई, भोटिया आदि जनजातियाँ क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। आगे देखते हैं, पिग्मी जनजाति। पिग्मी ट्राइब विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन की वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति। जो पिग्मी आपकी जनजाति कहाँ है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। विषुवत रेखीय अफ्रीका में कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। कौन सी? पिग्मी जनजाति। सिंगापुर में तमिल भी एक प्रमुख भाषा है। सिंगापुर में कौन सी भाषा है? तमिल। खासी आस्ट्रिक समूह की भाषा है। जो खासी आपकी है क्या है? आस्ट्रिक समूह की भाषा है। रोबस्टा कॉफ़ी की एक प्रजाति। रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी की एक प्रजाति क्या? रोबस्टा। आगे देखते हैं, सेब की खेती उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल एवं शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जलवायु क्षेत्र में की जाती है। जो आपकी सेब की खेती होती है वो उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में की जाती है। आगे देखते हैं, एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण के किए गए पेड़ों की कतारों के बीच एक स्थान में उगाया जाता है। जो एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण के किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं, अंततः फसली कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है। क्या है? अंतः फसली क्या है? एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है। इसके अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती, एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां आती हैं। अंतः फसली कृषि में कौन कौन सी विधियां आती हैं? मिलवा खेती हो गई, एले क्रॉपिंग हो गई, रिले क्रॉपिंग हो गई
इत्यादि सभी आती हैं, विधियाँ आती हैं इसके अंदर। नाइट्रोजन पौधों का विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। जो नाइट्रोजन है पौधों के विकास के लिए क्या है, परम आवश्यक तत्व है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन पौधों की कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जो आपकी नाइट्रोजन होती है कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण के लिए क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। नाइट्रोजन तत्व की कमी के कारण पौधे का विकास अवरुद्ध या रुक जाता है। पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं पीली पड़ जाती हैं। आगे देखते हैं, जैव उर्वरक के रूप में जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसारम हो गया, एजेटोबैक्टर होगा, एजोस्पिरिलियम हो और नीलहरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। किसके, जैव उर्वरक के रूप में, वाई फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका यूज होता आ रहा है। जैसे राइजोबियम है, एक राइजोबियम लेगुमिनोसारम होता है, वो दालों की जड़ों में पाया जाता है। एक एजेटोबैक्टर आपका होता है, एक एजोस्पिरिलियम होता है, और नीलहरित शैवालों का प्रयोग किसके, लंबे समय से होता आ रहा है। किसके, जैव वाई फर्टिलाइजर्स के रूप में। नीलहरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक, एनाबिना तथा टोलीफ्लोथ्रिक्स या ओलोरोसिरा से। किससे, नीलहरित शैवाल का तृतीय संबंध साइनोबैक्टीरिया होगा, जेनस होगा, नॉस्टॉक हो गया, इत्यादि से संबंधित है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं जैव उर्वरक। आगे देखते हैं, एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। जो एजोला एनाबिना है किसमें उपयोग किया जाता है, धान की जो फर्टिलाइजेशन क्षमता उसको बढ़ाता है, इसलिए पैदावार अच्छी होती है, एजोला एनाबिना। आगे देखते हैं, पारजोल मिट्टियाँ। पारजोल मिट्टियाँ बाछादित प्रदेशों की हल्की, वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः शीत शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। जो पारजोल मिट्टियाँ हैं कहाँ पाई जाती हैं, शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। कौन सी, पारजोल मिट्टियाँ। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, मोका काफ़ी। कौन सी, मोका काफ़ी यमन में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है, मोका कॉफ़ी आपकी कहाँ उगाई जाती है, यमन में उगाई जाती है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। क्या हुआ था, चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। किसका, चाय का। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम जिसमें हुआ था, चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। आगे देखते हैं, चाय में थेनाइन क्या होता है, चाय में क्या क्या होता है, थेनाइन होता है, कैफीन होता है, पॉलीफेनाइल्स होता है, टेनिन होता है, थियोब्राइन होता है, थियोफाइलिन होता है, आदि तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं आपके चाय में, कैफीन हो गया, पॉलीफेनॉल्स हो गया, टेनिन हो गया, थियोब्रोमाइन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, आदि तत्व पाए जाते हैं। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। एक पोस्त नामक पौधा होता है, उससे क्या किया जाता है, हेरोइन का उत्पादन किया जाता है। हेरोइन नामक का उत्पादन अफीम के पोस्त के पौधे से प्राप्त किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के मध्य क्या है, स्वर्णिम अर्धचंद्र के मध्य दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातित देशों के सम्मिलित किया जाता है। किसको, स्वर्णिम अर्धचंद्र के मध्य। आगे देखते हैं, स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के देशों को सम्मिलित किया जाता है। किसके किसके, पाकिस्तान को सम्मिलित किया जाता है, ईरान को सम्मिलित किया जाता है, अफगानिस्तान को क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। किसको, स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत। आगे देखते हैं, विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई वोरलॉक ने मैक्सिको में उच्च उपज वाली किस्म को विकसित किया था। किसने, विश्व में सर्वप्रथम किसने, हाइब्रिड वाली जो नॉर्मन ई वोरलॉक ने क्या किया, मैक्सिको की उपज में उच्च उपज की बीज को विकसित किया था। शहतूत। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है। शहतूत क्या होता है, एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। किससे, तिब्बती एंटीलोप तथा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। क्या, शहतूश। ये ऊनी शाल होते हैं, गर्म होते हैं। आगे देखते हैं, भारत में चीरू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि चीरू केंद्र शासित प्रदेश कहाँ, लद्दाख में पाया जाता है चीरू। तो यहीं पर हमारी ज्योग्राफी की क्लास खत्म होती है। आज का आपका टॉपिक था भारत का राजनीतिक भूगोल। ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश सीपैट, एसएससी, जीडी, आईएएस, पीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। टीजी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसके पहले मैं इसी चैप्टर का एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूं, उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस
कंप्लीट हो जाए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भारत का राजनीतिक भूगोल। तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अरुण भाटीसर रिसर्च सेंटर। जय हिंद।